नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। रोजगार सृजन की तेज होती गति, दैनिक जागरण। अभिनव प्रकाश, लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 5 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 2 लाख भर्तियां की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 9 वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल के करीब 6,000 शासनकाल से करीब 6,000 अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 9 लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आईटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित 9 संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। कोविड के बाद लगभग 5 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईएफपीओ के पैरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं, यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की हैं। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10% ही है, इसलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए हैं। 8 करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी पटरी के विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना ने अपने रोजगार सृजन के लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया है। कोरोना काल में इस पहल ने देश के आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना काल में ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसने 1.8 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई ऋण को एनपीए बनने से बचाया, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियां बची और साथ ही नए रोजगार भी सृजित हुए। पीएम स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला, जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है और 7.9 लाख को विभिन्न नौकरियों में सीधे नियोजित किया गया। ग्रामीण रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर रोजगार की क्षमता बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में 2 से 5 लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है। इनमें से 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत SC/ST लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक SC/ST उद्यमियों को बैंक ऋण एवं व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में $448 अरब से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। प्रत्येक अतिरिक्त $1 अरब के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित हुई। PLI योजना से भी संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई। भारत का लक्ष्य 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग में 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं। रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भी करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए।
रियल एस्टेट सेक्टर में ही करीब 3 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो आज 3.2% रह गई है। इसी वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। विस्थापन का दंश जनसत्ता। दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग विस्थापित होते हैं और उन्हें अकथनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर 21वीं सदी का सफर तय करते विश्व में भी ऐसी ठोस पहलकदमी नहीं दिखाई देती है जिसमें अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए लोगों के दुख पर गौर किया जा सके और एक दीर्घकालीन समाधान का रास्ता तैयार हो। यह बेवजह नहीं है कि आज भी अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। अक्सर आने वाली रिपोर्टों में इस समस्या की जटिलता की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, लेकिन अब तक विस्थापन का सिलसिला बदस्तूर कायम है। अब जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आईडीएमसी की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सन 2023 में दक्षिण एशिया में कुल 69,000 लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। इसमें अकेले मणिपुर से 68,000 लोग विस्थापित हुए, यानी दक्षिण एशिया के सभी देशों में जितने लोगों को अपने ठौर से उजड़ना पड़ा उसमें 97% लोग मणिपुर के हैं। गौरतलब है कि सन 2018 के बाद यानी पिछले 5 वर्षों में भारत में हुआ ये सबसे बड़ा विस्थापन है। देश के अन्य इलाकों में जहां बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा और रोजी रोटी जैसी वजहों से लोगों को दूसरी जगह की ओर अपने जीने के रास्ते की खोज में निकलना पड़ा, वहीं मणिपुर में हुई व्यापक हिंसा ने वहां हजारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया है। आईडीएमसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में जो रुख जाहिर किया था, उसके बाद राज्य के बड़े हिस्से में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है और जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविर या दूसरी जगहों पर शरण लेना पड़ा। आज भी वहां स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। जाहिर है, एक साधारण विवाद जो हालात पैदा हुए उसके 1 वर्ष जाने के बावजूद उसे संभालने में सरकार अब तक नाकाम है और इसका खामियाजा हिंसक संघर्ष की वजह से बेठौर हुए लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व भर में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो बहुत मुश्किल से किसी जगह पर अपना ठिकाना और उनमें से कुछ लोग घर बनाते हैं, पर इससे ज्यादा तकलीफदेह और क्या हो सकता है कि उन्हें वैसी वजहों के लिए उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाता है जिसके लिए भी जिम्मेदार नहीं होते हैं। यही नहीं, अपने ठौर से वंचित लोग जब कहीं और जीने की जगह ढूंढने निकलते हैं तो सब कही जाने वाली व्यवस्थाओं वाले लोकतांत्रिक देशों में भी उनके लिए टिकना आसान नहीं होता है। इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि विश्व के आधुनिक होने के दावों के बीच पिछले 2 वर्षों में संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर लोगों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के जिन हिस्सों में हालात में सुधार हो रहे थे, अब वहां भी यह समस्या अपने पांव पसार रही है। हिंसा या संघर्षों को रोकने और शांति की स्थापना करने में नाकामी दरअसल विश्व भर में अशांत इलाकों में सक्षम देशों की कूटनीतिक और रणनीतिक कवायदों के महज बहकावा होने को ही दर्शाती है। भारत ईरान संबंधों का भविष्य। ब्रह्मद्वीप अलोने ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है जिसमें भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एशिया महाद्वीप की 2 महाशक्तियों भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग के जाल को भेदने के तौर पर चाबार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दांवपेचों के बीच ये कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हो रही है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश, अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई हैं। इस बीच भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ा है। हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालीन समय तक बने रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं।
ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं की विभिन्न परिस्थितियों में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है और वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। वह अपना तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट हैं, जो इसकी लागत को कम करता है और इससे ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए पिछले 4 वर्षों से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है। इससे भारत में ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई हैं। वहीं ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा है। अब चाबार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू राजनीतिक कारण हैं। चाबार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत, ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए एक उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण किया जा सके। भारत में कैस्पियन सागर में बने अस्तारा बंदर अंजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्ताराखान बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी है। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबार बंदरगाह भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया है कि ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का एक रणनीतिक दांव कामयाब हो गया। यही नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में भी मददगार होगा। ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधे अफगानिस्तान जाता था, वह अब जहाजों के जरिए पहले ईरान के चाबार बंदरगाह पर जाएगा और फिर वहां से ट्रकों द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीट्सबर्ग, मध्य एशिया का लैंडलॉक्ड इलाके तक जोड़ पाएगा। इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। चाबार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से केवल 6 दिनों में चाबार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी होगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए, ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस लाई जा सके। मगर चाबार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालीन योजनाएं ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसे पूरी होंगी, इसको लेकर गहरा असमंजस है। चाबार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदे के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस हैं। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति जब्त कर ली गई है और कुछ को वित्तीय संस्थाओं के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाबार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर ईरान की कूटनीतिक और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्द्वंद और विरोधाभास हैं। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजराइल भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों के बीच सहयोग व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य एवं रणनीतिक संबंध है। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सैन्य एवं रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूह पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित हैं। चाबार बंदरगाह
वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसी ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है, चाबार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सुधार, पुतिन का पतन और जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियां जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी, और इसकी उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई जा सकती। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं। सुधरे जांच एजेंसियां, राशि सहारा। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया है। प्रवीर समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक हैं, जिन्हें 3 अक्टूबर 2023 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार करते हैं। उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत की गई थी। जाहिर है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया आरोप निहायत ही गंभीर था, लेकिन जांच एजेंसियों ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के तहत व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में उनके इसी अधिकार का मनमाने ढंग से अतिक्रमण किया गया है। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उससे पहले पूरी जांच पड़ताल करके उसे लिखित तौर पर बताया जाए कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी दायित्व बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को रिमांड पर भेजा जा रहा है उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर के मामले में इस पर बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया और प्रवीर को बेहद हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया और इस तरह न्याय की मूल अवधारणा के विरुद्ध कार्य किया गया। इसीलिए न्यायालय ने इसी आधार पर कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध करार दिया गया और रिहा करने का आदेश दिया गया। यह आदेश उन सभी जांच एजेंसियों के लिए एक तमाचा भी है और सबक भी है कि वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लेती हैं, लेकिन गिरफ्तारी के पहले की जो कार्यवाही जन्य पर प्रक्रिया होती है उसे पूरा नहीं करती। परिणाम स्वरूप गंभीर आरोपों के अभियुक्तों को भी रिहाई मिल जाती है और जांच एजेंसियों की किरकिरी होती है। उम्मीद की जानी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को आगे इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाबार बंदरगाह पर रिश्तों के लिहाज, हिंदुस्तान। विवेक काटजू, पूर्व राजदूत। चाबार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच हुआ ताजा समझौता काफी अहम है। यह आपसी रिश्तों को तो नई ऊंचाई देगा ही, कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों देशों के संबंधित मंत्रियों की मौजूदगी में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) को, जो एक भारत की एक सार्वजनिक कंपनी है, और ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन के बीच यह तय हुआ है कि शायद बेहस्ती बंदरगाह चाबार के आधुनिकीकरण में भारतीय कंपनी अगले 10 साल में लगभग $35 करोड़ खर्च करेगी और इसका प्रबंधन व संचालन भी करेगी। इस रकम में से करीब $12 करोड़ की राशि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश की जाएगी, जिससे जबकि शेष $25 करोड़ बतौर कर्ज ईरान को दिया जाएगा। चाबार बंदरगाह को विकसित करने की भारतीय मंशा दशकों पुरानी है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व तट पर है, जहां पे अफगानिस्तान ईरान सीमा पर स्थित जरांज शहर के जरिए दक्षिणी अफगानिस्तान का पूरा पलक खुल जाता है। आज से 22 साल पहले 2022 में वाजपेयी की सरकार ने दूरंदेशी दिखाते हुए जरांज से दिलाराम तक सड़क बनाने में अफगानिस्तान की मदद की थी। यह सड़क चाबार से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया और उसके आगे रूस और यूरोपीय देशों के लिए रास्ता खोलती है। इसके साथ साथ ईरान की सहभागिता वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भी भारत के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अपने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जरिए अफगानिस्तान का मार्ग हमारे निर्यात के लिए कभी नहीं खोलेगा, जबकि इस्लामाबाद और बीजिंग की मंशा अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जोड़ने की है, जिसकी कड़ी ग्वादर बंदरगाह से जुड़ी है। ऐसे में आर्थिक एवं वाणिज्यिक नजरिए से स्वाभाविक ही चाबार बंदरगाह का विकास हमारे हित में है, जिससे हमारा सामरिक हित भी जुड़ा हुआ है। शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबार पर समझौते के बाद
अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि ईरान से सहयोग करने वालों को वे अमेरिकी प्रतिबंध याद रखने चाहिए जो वाशिंगटन ने तेहरान पर लगाए रखे। अभी भी हमें यह नहीं पता कि अमेरिकी प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया कि वह सिर्फ औपचारिक थी या फिर अमेरिकी प्रशासन ने चाबार की अपनी गलत नीति वापस ली। 2000 दरअसल 2016 में जब भारत और ईरान के बीच चाबार को लेकर एक समझौता हुआ था, तब प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने यह प्लान किया था कि चाबार को विकसित करने के लिए दिया जाने वाला भारतीय सहयोग प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेगा। लिहाजा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक ही कहा है कि चाबार के सहयोग को संकीर्णित नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका सकारात्मक पहलू पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ये भी मुमकिन है कि भारत और अमेरिका की इस मसले पर पीछे कोई बातचीत हुई है, क्योंकि अमेरिकी प्रवक्ता के बयान में तल्खी नहीं थी। संभावना यह है कि घरेलू दबाव के चलते अमेरिका ने यह बयान दिया है, क्योंकि इस साल वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और बाइडेन प्रशासन ने ईरान के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया है। बहरहाल ईरान पश्चिम एशिया का एक बड़ा देश है। भारत के साथ उसके समृद्ध राजनीतिक संबंध और आधुनिक काल में विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक है। हालांकि सच यह भी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कई भारतीय कंपनियों ने ईरान से दूरी बनाए रखी थी। वे वहां निवेश करने से तो बचती रहती थी, ईरानी कंपनियों के साथ साझेदारी करने से भी सकती थी, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा करने से अमेरिकी कंपनियों से उनका रिश्ता या अमेरिका में उनका संचालन प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार ने भी ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में अमेरिकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखा है। हाँ, चाबार समझौता एक अपवाद रहा है। आज भी भारत ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में आर्थिक प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि भारत के चौमुखी हित ईरान की तुलना में अमेरिका से कहीं अधिक जुड़े हैं। फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि तेहरान और नई दिल्ली अपने रिश्ते आगे न बढ़ाएं। कुछ न कुछ रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, और यही कूटनीति की चुनौती भी होती है कि यह एक बड़ी शक्ति अमेरिका के प्रतिबंधों को कैसे निपटा जाए। इस पूरे मसले का एक पहलू ये भी है कि भारत के पश्चिम एशियाई देशों में गहरे हित जुड़े हैं। सामरिक और सुरक्षा के नजरिए से इजराइल नई दिल्ली से अहम है, ताकि खाड़ी के देश हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। अरब देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है और लाखों भारतीय वहाँ काम करते हैं, जिसके द्वारा स्वदेश भेजी गई रकम हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाती है। भारत की पारंपरिक नीति यह थी कि वह पश्चिम एशिया की अंदरूनी राजनीति से दूर रहे, यहाँ के हर एक देश के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाता रहे। मगर बीते कुछ वर्षों से इस नीति में बदलाव करने देखने को मिलता है। जिस तरह से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों, खासकर यूएई के साथ इजराइल के रिश्ते बढ़ाने के में पर्दे से पीछे की मदद की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई के सदर और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद से अपने निजी रिश्ते भी मजबूत किए हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने अमीरात का सफल दौरा किया था, जब वहां एक भव्य उद्घाटन हुआ था। स्वाभाविक है कि इन घटनाओं को तेहरान में तीखी नजर से देखा जा रहा था। ऐसा हो, हम ये कह नहीं सकते कि ताजा समझौते के जरिए भारत ने ईरान और इस क्षेत्र को एक संकेत दिया और अपनी पश्चिम एशिया की नीति में संतुलित करना चाहता है, जो उचित भी है। उल्लेखनीय है कि ऐसे समझौते अमूमन चुनाव के बीच नहीं होते हैं, मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि ईरान को विश्वास है भारत और हित को भारतीय सरकार आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वह यह भी जानता है कि भारत की नज़र चीन, ईरान पाकिस्तान संबंधों पर भी रहती है और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों में चीन और पाकिस्तान को भारत खुली छूट नहीं दे सकता है। धन्यवाद।